बहुत ही दुनिया के लिए बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आप लोगों ने परमिशन दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति जी, पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक चुनौती है। हमारे लिए गर्व का भी विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को क्लाइमेट चेंज के विषय में नेतृत्व करने के लिए भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की गई और सराहा गया। माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले देश को बधाई देना चाहता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस देश ने भारत पर 150 वर्ष इस देश में जिन लोगों ने राज किया, उस देश के पीएम आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। और मैं इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन के 17 मार्च 21 के वक्तव्य को बताना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, उन्होंने कहा था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी ने, आई वांट टू थैंक्स पीएम मोदी फॉर होस्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस एंड आल्सो फॉर हिज फैंटास्टिक लीडरशिप इन एशिया सच एज रिन्यूएबल एनर्जी एज वी कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। माननीय सभापति जी, अमृत महोत्सव आजादी का 75 वर्ष ये चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उन लोगों को सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम 75 वर्ष की आजादी को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। आज निश्चित रूप से उन आजादी के दीवाने जो होंगे, उनकी आत्मा देखकर खुश हो रही होगी कि भारत में कोई लाल पैदा हुआ तो 75 वर्ष के बाद हुआ कि जिन लोगों को हमने यहां से भगाया, उसके प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही वो सम्मान नहीं था। अध्यक्ष जी, भारत के 125 करोड़ लोगों का वो सम्मान हुआ है कि जिसके कारण से हमारे देश के प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की है। अध्यक्ष जी, वो लोग कहकर गए थे, मैं पूछना चाहता हूं, एक खानदान ने 55 साल तक राज किया, 75 साल की आजादी में वो कहकर गए थे, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के। ये पहले लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो लोग ये शब्द कहकर गए थे आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव में, वो साक्षात उनके मुखार बिंदु से कहे शब्द हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण के विषय में विभिन्न देशों ने कानून बनाकर समय पर प्रभावी कदम उठाए हैं। इंग्लैंड में क्लीन एक्ट 1956 में लागू हुआ, यूएसए में क्लीन एयर एक्ट 1963 में लागू हुआ, न्यूजीलैंड में क्लीन एयर एक्ट 1972 में लागू हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक वक्तव्य को कहना चाहूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, वन मस्ट केयर अबाउट ए वर्ड वन विल नॉट सी। अध्यक्ष जी, एक खानदान महात्मा गांधी जी के नाम से 70 साल तक रोटी सेक रहा है। उस महात्मा गांधी जी का सपना देखिए, जिन्होंने ये एक वाक्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैं प्रेरित करना चाहता हूं, लेकिन 30 वर्ष तक इन लोगों को इस बात के लिए जो महात्मा गांधी ने मल साफ स्वयं करने के वे स्वच्छ भारत बनाने के लिए स्वच्छता का संदेश दिया, 30 साल तक इनको उस पर कानून बनाने की याद नहीं आई थी। क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष जी, गांधी जी पर, उनके आदर्शों पर ये लोग अपनी रोटी सेकते रहे, राजनीति करते रहे, लेकिन परंतु भारत में वायु प्रदूषण पर आजादी के 30 वर्षों तक पुनः दोहराना चाहते हुए कानून नहीं बना सके, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में दूरदर्शिता थी ही नहीं, मानवता के प्रति संवेदना तो थी नहीं उनके अंदर। उसका जीता जागता उदाहरण है अध्यक्ष जी, यह वही लोग हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए लगभग 3700 लोग, उनसे अधिक लोग मरे थे। ये तो वो हैं सर जिनको सरकार ने माना और उन लोगों को कंपनसेट परिवारों को दिया है। अध्यक्ष जी, वो भोपाल गैस का जो कल्पित मुलजिम था, वो कंपनी का जो सीईओ था, वो वॉरेन एंडरसन को राजीव गांधी जी के निर्देश पर, मैं यहां पर इस सदन के अंदर ऑथेंटिसिटी के साथ मैं कहना चाहता हूं, अर्जुन सिंह जी ने किताब में लिखा, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था भोपाल गैस के कांड के आरोपी को। वो विदेशी था, 4 घंटे पुलिस कस्टडी में रहा, लेकिन 4 घंटे पुलिस कस्टडी में रहने के बाद 4 घंटे बाद दिल्ली से फोन जाता है और उसको छुड़ा दिया जाता है और हवाई जहाज में बैठाकर दुनिया से अमेरिका के अंदर भेज दिया जाता है, भगा दिया जाता है। जहां पर इस पर्यावरण के दूषित करने की वजह से इतने दुनिया में कभी लोग नहीं मरे होंगे अध्यक्ष जी, लेकिन सेंसिटिविटी की मैं बात बता रहा हूं। अध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते हुए इस दायित्व को निभाने का कार्य आज से 20 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था अध्यक्ष जी। उन्होंने पर्यावरण के
संरक्षण के विषय में अनेक प्रभावी कदम उठाए, जिसको उन्होंने अपनी, मैं कहना चाहता हूं, आप सदन के भी लोगों से मेरा निवेदन है, आप इस कन्वीनिएंट एक्शन बुक नाम की जो किताब है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हैं, उनके बारे में उनको पढ़कर अगर देखेंगे तो बहुत लोगों का ज्ञानवर्धन हो जाएगा। ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र में परिचय देते हुए डेमोक्रेसी का विपक्ष के कहने पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा अध्यक्ष जी ने शुरू की। इसके लिए मैं सदन के अपने हमारे अध्यक्ष जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि हम किसी भी चर्चा से किसी भी रूप में पीछे हटने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम दिल से, आत्मा से जन सेवा के काम करना चाहते हैं, 125 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम कराना चाहते। करिए किस पर आप चर्चा करना चाहते, लेकिन हाउस को पिछली बार कैसे हाईजैक करके रखा गया था, क्योंकि मालूम है चर्चा होगी, अच्छे लोगों के काम होंगे तो इनको गिल्टी महसूस होगी कि हम तो कुछ कर नहीं पाए और ये इतना कर रहे हैं तो बता रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के देश में स्वतंत्रता के 50 वर्षों तक जो नहीं हुआ वह काम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने करके दिखाया। 2000 के पहले उन्होंने पेयजल एक गंभीर समस्या गुजरात में हुआ करती थी अध्यक्ष जी, गरीब महिला कई किलोमीटर तक सर पर मटका रखकर प्रेग्नेंट बहनें 1-1 किलोमीटर से पानी लाया करती थी। जल में फ्लोराइड बहुत ज्यादा हुआ करता था जो लोगों को बीमार किया करता था। पीएम साहब ने, जब वो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, अध्यक्ष जी 2678 किलोमीटर बल्क पाइपलाइन वहां पर पानी की डलवाई और 1,20,769 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन डली, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने डलवाई और 11,743 स्टोरेज उन्होंने टैंक वहां पर बनाए पानी को इकट्ठा करने के लिए और 181 वाटर फिल्ट्रेशन एंड ट्रीटमेंट प्लांट विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 2,900 MLBD, जो पूरे भारत में कहीं भी इतनी नहीं है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पर्यावरण की चिंता करते हुए ये उन्होंने एक कदम उठाया था। अध्यक्ष जी, मैं इस व्यवस्था से 11,099 गांवों में और 171 शहरों में पेयजल उपलब्ध तो हुआ ही हुआ, लेकिन गुजरात के 70% जनसंख्या को उसका लाभ पहुंचा सर। जो गुजरात में सूखा, पानी के बगैर, किसानों के बगैर हाहाकार मचा करती थी, मैंने प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उस समस्या का निवारण करने का बीड़ा उठाया। इसलिए 3 बार सीएम और अब वो पीएम रहते हुए अब अपने इन्हीं उद्देश्यों को हर घर से नल जाने के लिए अपना जो उन्होंने कानून बनाया, उसके लिए वहीं दिल्ली की एक बराबर में है, दिल्ली देश की राजधानी, पूरी दुनिया राजधानी की तरफ देखती है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक ऐसा नौटंकी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो केवल बातें करता है और ऐसी बातें करता है जो असंभव है, लोगों को सपने दिखाने की बात करता है। ये लोग कम से कम सपना दिखाने के बाद पूरा नहीं करते थे, आगे कम से कम इनके अंदर थोड़ी गैरत तो थी, चुप तो रहते थे। वो बेगैरत आदमी दिल्ली में आज 70% पीने का पानी दिल्ली की देश की राजधानी में नहीं है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। अध्यक्ष जी, मैं एक और रोमांचक घटना है उसके बारे में सदन को जरूर सुनाना चाहता हूं। एक दिन पीएम साहब साबरमती नदी पर बने पुल से गुजर रहे थे। गुजरते वक्त कुछ लोग नदी के समीप क्रिकेट खेलते उन्होंने देखा। क्रिकेट खेलते देखते उनके मन में एक प्रश्न उठा कि अगली पीढ़ी से जब लोग पैदा होंगे, आएंगे, तो साबरमती के बारे में पूछा जाएगा, तब उसे नदी नहीं बल्कि लोग एक मैदान बताएंगे साबरमती को। ये उनके जहन में माने मुख्यमंत्री के में आया। जब वो मुख्यमंत्री थे वहां से निकल रहे थे, उन्होंने नदी के किनारे सूखा होने से स्लम जो बन जाता है, लोग कूड़ा करकट जहां पर फेंकते हैं, आज भी देश में अनेक राज्यों में देखकर कूड़ा करकट मिलेगा, वहां पर नदी का जल पूरा प्रदूषित जो वो करते थे, थोड़ा बहुत जल आता था। हमारे पीएम साहब ने सोचा कि इस नदी का जीर्णोद्धार कैसे किया जा सके। कोई और नदी तो थी नहीं अध्यक्ष जी, इसलिए उन्होंने सोचा इसका कैसे रिन्यूएबल किया जा सके इसको। इसलिए अध्यक्ष जी, माने सीएम साहब उस टाइम थे, प्रधानमंत्री जी ने नर्मदा नदी का पानी 230 किलोमीटर, इनको तो 230 किलोमीटर लिखना क्या मैं कह दूं ना तो ये लिख नहीं पाएंगे, मुझे लगता है उसमें भी कंफ्यूजन होंगे इन लोगों को जी। 230 किलोमीटर से कैनाल के माध्यम से वहां पर नर्मदा नदी का पानी पहुंचाना जा सकता है, ये उनके मन में विचार आया। और इस सुविधा पर वो यह भी एक दुविधा यह भी थी कि सरदार सरोवर जो बांध है वो उतना ऊंचा तो है नहीं, अगर वहां पर रोककर पानी लाया जाएगा तो ओवरफ्लो होगा। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां बांध ऊंचा करवाया। बांध ऊंचा कराने के बाद पानी की आपूर्ति की। अहमदाबाद के साथ साथ आज पूरे के पूरे उस एरिया में साबरमती का जीर्णोद्धार हो गया है। आप लोगों ने जाकर देखा होगा, देख भी सकते हैं। और शहरों में वायु प्रदूषण की मैं बात करूं देखिए, आप लोगों को मैं या आपके माध्यम से सदन की जानकारी में डालना चाहता हूं। हमारे इस गुजरात के अंदर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 1000 बसें
बस रैपिड ट्रांजिट उन्होंने चलाई। 19 लाख निजी वाहन जो सिस्टम उन्होंने बनाया उसमें 4 लाख निजी वाहन कम हुए, जिससे 14% प्रदूषण वायु में वहां पर सुधार हुआ गुजरात के अंदर। ये तो मैं गुजरात की चर्चा कर रहा था सर। इसी प्रकार से चरंका गुजरात में 3000 एकड़ में 500 MW के एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क माने प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में बनवाया। बता रहे हैं आप कुछ सीख लीजिए, अभी भी सुदबुद्धि परमात्मा दे दे, कुछ सुदबुद्धि ले लीजिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते थे, तुम कहां बुआ के घर गए हुए थे, तुम कहां इटली के गुणगान करने में लगे रहते थे। इस देश के बारे में भी सोचते आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण में वाइंड एनर्जी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं उनका विजन देश के प्रधानमंत्री का, जिसको बार बार कहते हैं चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अरे डिक्टेटरशिप होती तो विपक्ष के सदस्य के कहने से पर्यावरण में आज सदन में चर्चा न हो रही होती। अगर यही कांग्रेस होती तो कभी चर्चा नहीं कराती। यही ममता जी होती ना, सबको अंदर छुपवा देती, गुंडे भेज कर छुपवा देती गेट के बाहर ही, सबके मैटर चढ़ा देती। इसलिए अध्यक्ष जी 2002 में 119 मेगावाट बिजली वाइंड एनर्जी से उत्पन्न होती थी, और जो 2014 में बढ़कर गुजरात में 3387 मेगावाट वाइंड बिजली का उत्पादन हुआ। ये तभी संभव था सर गुजरात में कि मोदी थे तो मुमकिन हुआ है सर ये। इसीलिए सर इसके बाद एक अनोखी पहल बाल ऊर्जा संरक्षण दल 3600 स्कूलों में। सर चलो मैं गुजरात में तो इतनी बातें हैं, इनको कईयों को जाकर हार्ट अटैक और हो जाएगा, इनको तो पता ही नहीं था ये कैसे होता था, क्या होता था अध्यक्ष जी। इसीलिए परंपरागत कृषि, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जैसी अनेक योजनाओं से पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई। सर की जानकारी में डाल देना चाहता हूं। अभी कह रहे गुजरात गुजरात गुजरात, सर एलईडी बल्ब के प्रयोग का प्रोत्साहन दिया, किसने दिया सर? इनके जहन में क्यों नहीं आई? 10 साल तक ये बिलों को फाड़कर फेंकते रहे प्रधानमंत्री के को, इनकी सोच में नहीं आई बिजली कैसे बचाई जा सके? कभी सोचा इन्होंने? कभी नहीं सोचा। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सोचा कि मार्केट से 1/3 रेट पर गरीबों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया, और वो 10 बिलियन किलोवाट हॉर्स पावर एनुअल बिजली की जिससे देश में बचत हो रही है, और हर एलईडी प्रयोग में 160 रुपए से 400 रुपए तक का हर कंज्यूमर को लाभ हो रहा है सर। उसको इनडायरेक्ट लाभ बोलते हैं कॉमर्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, जो लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तुरंत नगद दिया तो दिखता है, लेकिन आज हर बिजली भरने वाले को उस बल्ब के कारण से 160 से 400 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। वो एलईडी बल्ब इसीलिए आए कि बिजली की कंजम्पशन कम होगी। 70% बिजली देश में कोयला से बनती थी, कोयला से धुआं निकलता था, उसके कारण से पर्यावरण ज्यादा होता था। ये इनकी बुद्धि में कम आएगी नहीं, घर जाकर सोचेंगे लोग। माने पर्यावरण मंत्री जी ने विश्व पटल पर मजबूती से, मैं भूपेंद्र जी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विश्व पटल पर भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्यावरण का संकट भारत जैसे विकासशील देशों के कारण नहीं है, हम अपने विकास पथ को रोक नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, हमने विकास करना है, लेकिन पर्यावरण हमारी भी प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, थॉट है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की गुजरात वाली थॉट को दुनिया में विश्व के अंदर एक जानकारी दी होगी। विकसित देशों ने एलपीजी पर मिल रही सब्सिडी हटाने के लिए दबाव बनाया। माने प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया, पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट किया, हमारी जिम्मेवारी गरीब वंचित को उसके अधिकारों से लबालब करना है, उसके अधिकार प्राप्त करवाने। एलपीजी सब्सिडी करने की जो विश्व पटल पर अगर बात रखी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सजगता के साथ में उसका जवाब दिया। एलपीजी पर सब्सिडी से महिलाओं का स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों में सुधार होता है। एलपीजी पर सब्सिडी अगर नहीं देंगे तो लकड़ी से, उपले से लोग चूल्हा जलाएंगे। ऐसी लाखों माता बहनें जो सांस की, दमे की बीमारी से मर जाया करती थी, उस आग को फूंकते फूंकते एक दिन में एक व्यक्ति 500 सिगरेट पिएगा, उतना धुआं उसके मुंह में नहीं जाता जितना गरीब माता बहनें गीली कच्ची लकड़ियों से खाना बनाती थी और धुआं को उसके अंदर ले लेती थी, थूकनी मार मार कर चूल्हे में, जब वो गैस अंदर जाती थी धुएं की तरह। उससे छुटकारा देना एलपीजी हमारी देना प्रायोरिटी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी को इसलिए बैन किया गया कि शायद एलपीजी पर सब्सिडी कम होगी, एलपीजी लोग फिर महंगी होगी तो कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो इसलिए उसको प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, प्रदूषण पर संवेदनशीलता का भारत सरकार ने अनेकों प्रभावी कदम उठाए हैं, वो भी मैं जानकारी में देना चाहता हूं। आज 70% बिजली, जैसे मैंने पहले कहा, कोयले से भारत में बनती थी। 2030 तक 50% बिजली आवश्यकता रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने का
टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया हुआ है और सभी को टारगेट दिया हुआ है इस देश के अंदर। 2030 तक 30% पैसेंजर कार इलेक्ट्रिक व्हीकल को उनका टारगेट है कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के माध्यम से लोग चलेंगे और डीजल और उनको पेट्रोल फूकने की आवश्यकता नहीं है जिससे तेल फूका जाए। बीच में घुमाते मैं याद दिलाना चाहता हूं, आजकल दिल्ली में देखते होंगे आप, रेड लाइट के ऊपर बच्चे लिए खड़े हैं, प्रदूषण से युद्ध। उस दिल्ली के अयोग्य मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, कोई एक्सपर्ट बुला लिए होते, उनसे पूछते अगर किसी गाड़ी को विद इन मिनट 1 मिनट के लिए आप बंद करके स्टार्ट करेंगे तो उससे 10 टाइम वो प्रदूषण फैलाता है। और दिल्ली की रेड लाइट पर कोई रेड लाइट ऐसी नहीं है जिस पर 30 से 45 सेकंड से ज्यादा का समय हो और वहां पर वो नोटिंग करवा रहा बच्चों को खड़ा करके, रेड लाइट ऑफ, गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑफ, वो वहां पर बच्चे खड़े कर रखे। लोगों को, उन बच्चों को और प्रदूषण में मरवाने का काम कर रखा, नौजवानों को छोटा लालच देकर। तो इसी ऐसे एक्सपर्ट से बुला लिया होता। अरे बाकी छोड़ दो, हमारे सेक्रेटरीट पीएमओ के सेक्रेटरी के किसी जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाकर सलाह ले ली होती, वो उनको से ज्यादा सलाह दे देते कि 30 सेकंड में गाड़ी बंद करके चलाएंगे तो 10 टाइम्स प्रदूषण बढ़ेगा। मैं ये ऑथेंटिसिटी के साथ में हाउस को जानकारी देना चाहता हूं जो उन्होंने वो नौटंकी करने का काम किया है। इसलिए सर 156 मिलियन टन क्रूड ऑयल हमारे देश का बचेगा जब 80% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के माध्यम से काम करेंगे। सर 2070 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा हुआ है। सर मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में देना चाहता हूं, विपक्षी और मेरा सौभाग्य है, देखो राहुल जी बैठकर मुझे सुन रहे कम से कम, तो शायद कांग्रेस के लोगों को कुछ सुधबुद्धि आ जाए कि आज तो वो सुन रहे थे हमारे नेता, तो हम भी सुनना शुरू कर दें, वरना आधे से ज्यादा बाहर ही रहते हैं जी। अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक और चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण में फेफड़े, दमा इत्यादि से बचे एवं वृक्ष प्रभावित प्रदूषण। भाई सुन लेने तो थोड़ी अकल आ जाएगी बेचारे के अंदर, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। भाई सुन लेने तो आज बैठे खुशकदमी से, ज्ञानवर्धन उनका भी हो जाएगा। तुम तो करते नहीं, तुम तो हम कर रहे हैं आज ज्ञानवर्धन, ये देश के लिए अच्छा है। इसलिए अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण से फेफड़े, दमा इत्यादि से बच्चे एवं वृद्ध प्रभावित होते हैं। प्रदूषण से प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख लोगों की मौत होती है। असंवेदनशील केजरीवाल सरकार प्रदूषण पर वह केवल विज्ञापन देकर और इतिश्री करना चाहती है। दिल्ली की एक सरकार है जिनको इन्होंने बैठाया था सर समर्थन देने के बाद, इन्होंने मामा फूफी के हैं, उसने कहा था बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, चोरों की पंचायत है, और बाद में चोरों से मिल गया जो आदमी। इसीलिए AQI स्टैंडर्ड जो अगर आज है, सर मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना, मैं सीधा आगे आता हूं। सर मैं आपके माध्यम से पर्यावरण वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं, सर दिल्ली पे अगर नहीं बोलूंगा मैं, पूरे देश की राजधानी है, लोग बाहर दिल्ली में रहते हैं सभी राज्यों के, फोन करके पूछते हैं दिल्ली में हालत खराब है, क्यों, घर वापस लौट कर चले आओ। देश की राजधानी है, दुनिया में देश का नाम बदनाम होता है सर। इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन दिल्ली में सर 18% है, व्हीकल पॉल्यूशन 35% है, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन 30% है और पराली का पॉल्यूशन केवल 7% है। और वो महामहिम श्री 1008 नौटंकी लाल श्री केजरीवाल वो कहता है कि पड़ोसी राज्य कुछ कर ही नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं सर उस दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आपने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कितनी बार मिले पराली के विषय में? आपने दिल्ली का भौगोलिक स्थिति बढ़ जाए, इंडस्ट्री बाहर चली जाए, एनसीआर बढ़ जाए आगे जाने के बाद, आपने कितनी चिंता की? एनसीआर का आगे एक्सपेंशन 50 किलोमीटर हो जाए, नोएडा की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, पानीपत की तरफ, कितना प्रयास किया? इसलिए वो पर्यावरण पर संवेदनशील नहीं है सर। ऐसे लोग दिल्ली के अंदर सत्ता पर जो बैठे हुए हैं, जो इन्हीं के, मैंने जैसे कहा, इन्हीं की सोच, इन्हीं की विचारधारा के लोग हैं, इसलिए केजरीवाल पराली का बहाना बनाते हैं और आफत दूसरे पर डाल देते हैं। सर दिल्ली में कुल 77.56 लाख वाहन हैं, जिसमें से मात्र 8.15 लाख वाहन सीएनजी के हैं सर। दिल्ली में जब ये महामहिम आए थे तो दिल्ली में सर, एक मिनट खत्म कर रहा हूं सर, दिल्ली में 6300 6300 के लगभग बसें चला करती थी और वो भी 10 साल पहले कॉमनवेल्थ के टाइम सीएनजी की बसें लाई गई थी। इस महामहिम ने, इस महानुभव ने, इस ज्ञानीवद ने, कानूनवद ने, इसने पिछले 7 साल में एक दिल्ली में सीएनजी की कोई बस नहीं खरीदी, ना उसका प्रयास किया है। दिल्ली सरकार द्वारा क्लीन फायर फ्यूल से वाहन चलाने के विषय में कोई कदम उठाया ही नहीं गया दिल्ली के अंदर भी सर। इसलिए सुचारू सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था डीटीसी की है जो दिल्ली सरकार के अधीन है।
निजी लोग वाहन के लिए मजबूर। सर एक इकोनॉमी की सर्वे में सर सभा पटल पर रखना चाहते हैं, मामला है सर अध्यक्ष जी, सभापति जी भाषण जो भी माननीय सदस्य सभा पटल पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन सर। सर जैसे कहा एक मिनट कंक्लूड करने दो मुझे कंक्लूड करने दो। सड़क पर पड़ी धूल इस विशेष का कारण है। सड़कों से धूल हटाने के लिए पूरी दिल्ली में मात्र 69 वाहन है, केवल पूरी दिल्ली में सर। इसीलिए सर स्मोक टावर की वो बात करता था, उस स्मोक टावर पे 20 करोड़ रुपए उन्हें एडवर्टाइजमेंट का लगा दिया और एक स्मोक टावर का वहां पर निर्माण हुआ। इसलिए सर कंस्ट्रक्शन के और डिमोलिशन वेस्ट के माध्यम से जो साइंटिफिक मेथड से वहां पर वो हल करना चाहिए। केवल 192 वाहन है दिल्ली में सर, इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार ने कभी पड़ोसी सर, मैं इस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता, पड़ोसी राज्य को 30 सेकंड में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा सर। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के अनुसार दिल्ली में जोहड़ 22% कम हुए सर पिछले 7 साल में, 15% कम हुए सर। कहीं ग्राम पंचायत की जमीनें दिल्ली को एक्सटेंड करके वन क्षेत्र बढ़ाया जाए, ये दिल्ली के महानुभव ने कभी पूरा नहीं किया। दिल्ली में ग्रीन बेल्ट कम हो रहा है सर। नेशनल कैपिटल रीजन के माध्यम से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पर्यावरण के माध्यम से जो मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का नाम किया सर। एक लाइन मेरी सर छूट गई, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे पर्यावरण के मुद्दे पर कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोगों का ज्ञानवर्धन करने का मौका दिया। आपका